नमस्कार, समाचारों में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं जया सिन्हा। शुरुआत करेंगे इस वक्त की सुर्खियों के साथ। बिहार में भाजपा विधायक दल की बैठक आज, नए नेता का होगा चयन। कल एनडीए विधायक दल की बैठक में सीएम के नाम पर लगेगी मुहर। चुनाव आयोग का दल आज पश्चिम बंगाल में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण की करेगा समीक्षा। एसआईआर शुरू होने के बाद आयोग का ये दूसरा दौरा। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने मॉस्को में अपने रूसी समकक्ष सर्गेई लावरोव से की मुलाकात। व्यापार एवं निवेश, ऊर्जा समेत द्विपक्षीय मुद्दों पर हुई चर्चा। बांग्लादेश में शेख हसीना की मौत की सजा के खिलाफ आवामी लीग का देशव्यापी बंद आज। लीग ने सजा को बताया अवैध। और ऑस्ट्रेलियाई ओपन सुपर 500 बैडमिंटन टूर्नामेंट आज से। सभी की नजरें सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी पर। लक्ष्य सेन, एचएस प्रणॉय भी पेश करेंगे चुनौती। बिहार में नई सरकार के गठन को लेकर हलचल तेज हो गई है। पटना में आज बीजेपी अपना नेता चुनेगी। इसके लिए सभी नवनिर्वाचित 89 बीजेपी विधायकों की बैठक बुलाई गई है। इस बैठक में केंद्र की ओर से पार्टी के पर्यवेक्षक भी मौजूद होंगे। पार्टी ऑफिस के अटल सभागार में होने वाली बैठक में बीजेपी के सभी 21 एमएलसी भी शामिल होंगे। पर्यवेक्षक की मौजूदगी में विधायक दल का नेता चुना जाएगा। इस समय एनडीए के सभी घटक दलों में अपना अपना नेता चुनने की कवायद चल रही है। हालांकि जीतन राम मांझी की पार्टी हम और आरएलएम समेत चिराग पासवान की पार्टी ने विधायक दल का नेता चुन लिया है। सिर्फ जेडीयू और बीजेपी में ही नेता का चुनाव बाकी है। बताया जा रहा है कि 19 नवंबर यानी कि कल जेडीयू के विधायक दल की बैठक होगी। इसके साथ ही इसी दिन एनडीए विधायक दल की बैठक का भी आयोजन किया जाएगा। एनडीए में नेता का चयन होगा, फिर राज्यपाल के सामने सरकार बनाने का दावा पेश किया जाएगा। सीएम नीतीश कुमार 20 नवंबर को 10वीं बार सीएम पद की शपथ ले सकते हैं। इस बार चुनाव में एनडीए ने धुआंधार प्रदर्शन करते हुए 202 सीट पर प्रचंड जीत हासिल की है। चुनाव आयोग का दल आज पश्चिम बंगाल के दौरे पर रहेगा और राज्य में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण की समीक्षा करेगा। वरिष्ठ उप चुनाव आयुक्त ज्ञानेश भारती के नेतृत्व में निर्वाचन आयोग का दल इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन की प्रथम स्तरीय जांच की कार्यशाला में भी शामिल होगा। एसआईआर शुरू होने के बाद आयोग की टीम का ये दूसरा दौरा है। प्रधान सचिव एसबी जोशी, मलय मलिक और उप सचिव अभिनव अग्रवाल भी टीम में शामिल हैं। इस दौरान टीम कोलकाता, उत्तर 24 परगना, दक्षिण 24 परगना, नदिया, मुर्शिदाबाद और मालदा जिलों में एसआईआर की प्रगति की समीक्षा करेगी। ईसीआई की टीम कोलकाता के बंगाल चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री में कोलकाता दक्षिण और कोलकाता उत्तर के जिला निर्वाचन अधिकारियों और डीईओ के साथ बैठक करेगी। बाद में वे कलेक्ट्रेट मीटिंग हॉल में दक्षिण 24 परगना जिले के जिला निर्वाचन अधिकारी के साथ एक और बैठक करेंगे। इसके बाद कोलकाता के न्यू टाउन में ईवीएम की प्रथम स्तरीय जांच कार्यशाला में शामिल होंगे। ईसीआई के मुताबिक पश्चिम बंगाल में शनिवार शाम 6 बजे तक 7.5 करोड़ से अधिक गणना प्रपत्रों के वितरण का काम पूरा हो चुका है, जो 98% से ज्यादा है। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर इस वक्त रूस की यात्रा पर हैं। विदेश मंत्री 2 दिवसीय शंघाई सहयोग संगठन शासन अध्यक्ष परिषद की बैठक में हिस्सा लेने गए हैं। इस दौरान डॉक्टर एस जयशंकर ने रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव के साथ द्विपक्षीय वार्ता की। दोनों विदेश मंत्रियों ने 23वें भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन की तैयारियों की समीक्षा की। इस बात की जानकारी डॉक्टर एस जयशंकर ने एक्स पर एक पोस्ट के माध्यम से दी। उन्होंने लिखा, मॉस्को में विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव से मिलकर खुशी हुई। व्यापार, निवेश, ऊर्जा,
प्रौद्योगिकी, संस्कृति, कृषि सहित द्विपक्षीय साझेदारी पर चर्चा हुई है। इसके साथ ही क्षेत्रीय, वैश्विक और बहुपक्षीय मुद्दों पर विचारों का आदान प्रदान भी हुआ है। have been greatly helpful in advancing our bilateral cooperation and also sharing perspectives on important regional, global, and multilateral issues. This particular occasion, for me, is all the more important as we prepare for President Putin's visit to India for the 23rd Annual Summit. A number of bilateral agreements, initiatives, and projects are under discussion in various fields. We look forward to the finalization in the coming days. This will certainly add more substance and texture to our special and privileged strategic partnership. बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री और आवामी लीग के अध्यक्ष शेख हसीना को दी गई मौत की सजा के विरोध में आवामी लीग ने देशव्यापी बंद बुलाया है। आवामी लीग ने इंटरनेशनल क्राइम्स ट्राइब्यूनल के फैसले को अवैध बताया है और इसे राजनीतिक बदले की कार्रवाई भी कहा। लीग ने कहा, जब तक ये फैसला रद्द नहीं होता तब तक आंदोलन जारी रहेगा। स्थिति को देखते हुए प्रशासन ने सभी संवेदनशील इलाकों में सुरक्षा बढ़ा दी है। अतिरिक्त पुलिस बल और रैपिड एक्शन बटालियन की तैनाती की गई है ताकि किसी भी तरह की हिंसा को रोका जा सके। कल आईसीटी की 3 सदस्यीय पीठ ने शेख हसीना को मानवता के विरुद्ध अपराधों का दोषी ठहराते हुए मौत की सजा सुनाई थी। इस फैसले के बाद बांग्लादेश में हिंसा और खुशी दोनों को देखा गया है। आवामी लीग के समर्थकों ने फैसले के खिलाफ आगजनी और तोड़फोड़ की है। वहीं जुलाई हिंसा के दौरान मारे गए लोगों और यूनुस सरकार ने फैसले का स्वागत किया है। भारत ने बांग्लादेश के अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायाधिकरण आईसीटी की ओर से बांग्लादेश की अपदस्थ पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना से जुड़े फैसले पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। विदेश मंत्रालय ने एक बयान जारी कर कहा कि उसने इस मामले पर गौर किया है। विदेश मंत्रालय ने बताया कि भारत बांग्लादेश में शांति, लोकतंत्र और स्थिरता के प्रति प्रतिबद्ध है। मंत्रालय ने कहा कि भारत बांग्लादेश के लोगों के सर्वोत्तम हितों को ध्यान में रखते हुए सभी हितधारकों के साथ रचनात्मक रूप से जुड़ा रहेगा। और अब बात करें दिल्ली बम ब्लास्ट की, तो इसकी जांच में परत दर परत सच्चाई सबके सामने आ रही है। एनआईए की कार्रवाई में कई गिरफ्तारियां हुई, लेकिन कई सफेदपोश आतंकी अब भी एजेंसियों की रडार पर हैं। देश में आतंकवाद के सफेद पोश चेहरे बेनकाब हो रहे हैं। डॉक्टर आदिल, डॉक्टर परवेज, डॉक्टर आरिफ, डॉक्टर फारूक और डॉक्टर शाहीन, ये वो नाम हैं जिन्होंने दिल्ली समेत देश भर में बम धमाकों की साजिश रची थी। दिल्ली में हुए बम धमाकों की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, आतंक की इस साजिश की परतें खुलती जा रही हैं। एनआईए की पूछताछ में सामने आया है कि जैश-ए-मोहम्मद की फरीदाबाद मॉड्यूल की मुख्य सदस्य डॉक्टर शाहीन का नेटवर्क पाकिस्तान समेत कई देशों में फैला था। डॉक्टर शाहीन के संपर्क में पाकिस्तानी सेना का एक डॉक्टर और कश्मीरी मूल के कई डॉक्टर्स और मेडिकल छात्र थे, जो अलग अलग राज्यों में फैले हैं। एजेंसियों के रडार पर कश्मीरी मूल के 100 से ज्यादा डॉक्टर्स और मेडिकल छात्र हैं। एनआईए द्वारा श्रीनगर में डॉक्टर शाहीन और डॉक्टर मुजम्मिल से पूछताछ की गई, जिसमें पता लगा कि उनका नेटवर्क पाकिस्तान, मलेशिया, तुर्की, यूएई, मालदीव और बांग्लादेश तक फैला है। उनकी योजना दिल्ली में बम धमाके कर वहां से भागने की थी। जांच में ये भी सामने आया कि फरीदाबाद मॉड्यूल का निशाना दिल्ली और बड़े धार्मिक स्थल थे, जिसे जैश-ए-मोहम्मद पिछले 4 साल से तैयार कर रहा था। व्हाइट कॉलर आतंकी मॉड्यूल की सबसे चालाक सदस्य डॉक्टर शाहीन है, जिसके 7 बैंक खातों में करोड़ों रुपए का लेन देन हुआ है, जिसकी एजेंसियां जांच कर रही हैं। जैश की महिला विंग जमात-ए-मोमिनात की भारतीय प्रमुख डॉक्टर शाहीन लखनऊ में पिता और भाइयों का घर होने के बावजूद होटलों में रुकती थी और लगातार नए लोगों को आतंक के रास्ते पर लाने की कोशिश करती थी। लखनऊ में डॉक्टर शाहीन आधा दर्जन से अधिक लोगों के संपर्क में थी, जिनकी तलाश में एजेंसियां जुटी हैं। जानकारी के मुताबिक कानपुर मेडिकल कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर की नौकरी छोड़ने के बाद शाहीन ने 2016 से 2018 तक यूएई में काम किया, जहां उसकी मुलाकात जैश की महिला विंग से हुई।
जांच में अब तक कई लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है और कई नए नाम भी सामने आ रहे हैं। एनआईए ने जसीर बिलाल वानी उर्फ दानिश को भी गिरफ्तार किया, जो अनंतनाग के काजीगुंड का निवासी है और लाल किले के पास बम धमाके की साजिश में शामिल बताया जा रहा है। जांच एजेंसियों की माने तो कई सफेदपोश ऐसे हैं जिनके चेहरे से नकाब उतरना अभी बाकी है। नीरज सिंह के इनपुट के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती पर दिल्ली विधानसभा आज सोमवार को एक अनोखे आयोजन का गवाह बनी। मेरा युवा भारत कार्यक्रम के तहत नक्सल प्रभावित जिलों से आए 200 युवा दिल्ली पहुंचे, जहां न सिर्फ उनका सम्मान किया गया बल्कि इन्हें दिल्ली विधानसभा को करीब से महसूस करने का मौका भी मिला। देखिए डीडी न्यूज संवाददाता दीपक रावत की ये रिपोर्ट। दिल्ली विधानसभा में आज आदिवासी परंपराओं की झलक दिखाई दी। बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती के मौके पर मेरा युवा भारत कार्यक्रम के तहत नक्सल प्रभावित 8 जिलों बस्तर, कांकेर, नारायणपुर, पश्चिम सिंहभूम, बालाघाट, कंधमाल, कालाहांडी और गढ़चिरौली से 200 युवा दिल्ली पहुंचे। इनके साथ सीआरपीएफ, बीएसएफ और आईटीबीपी के 20 अधिकारी भी मौजूद रहे। कार्यक्रम का उद्देश्य इन युवाओं को दिल्ली के लोकतांत्रिक संस्थानों और ऐतिहासिक धरोहरों से रूबरू कराना था। इस दौरान एक आदिवासी छात्र प्रवेश ने अपना अनुभव साझा करते हुए कहा कि उनके साथ दिल्ली आए कई युवा ऐसे हैं जो पहली बार ट्रेन में बैठे हैं और दिल्ली जैसे महानगर को करीब से देख रहे हैं। प्रवेश ने कहा कि ये उन जैसे युवाओं के लिए किसी बड़े सपने के साकार होने जैसा है। सबसे पहले तो हमने रेलवे स्टेशन से दिल्ली का और यहाँ तक का सफर किया तो हमने बड़ी बड़ी इमारतें हमने देखी। लगा कि यार ये तो हमने टीवी में देखा हुआ है। थोड़ा सा अचंभित हुए, यार ये ऐसी चीजें जिन्हें हम शायद हकीकत में भी पूरे कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारी चीजों को हमने 3 दिन के अंदर ऑब्जर्व किया और ऑब्जर्व करने के बाद ये समझ में आया कि नहीं, हम बहुत पीछे हैं और आगे बढ़ना बहुत जरूरी है। विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने पहले सभी युवाओं को सदन का भ्रमण कराया और उसके बाद इन युवाओं ने सांस्कृतिक प्रस्तुतियों के माध्यम से आदिवासी समाज की परंपराओं की एक बड़ी झलक भी पेश की। मुझे इस बात की खुशी है कि ये कार्यक्रम अपने आप में अद्भुत है, क्योंकि ये सभी युवा पहली बार अपने गांव से निकल करके और दूसरे प्रदेश में आए हैं। जब मैंने पूछा कि रेलगाड़ी में इसमें कितने युवा पहली बार बैठे हैं, तो उनमें से अधिकांश ने हाथ खड़ा किया। और ये हमारे देश के प्रधानमंत्री जी की सोच है कि आदिवासी क्षेत्रों में रहने वाले बच्चों को के विकास के लिए मुख्य धारा से उनको जोड़ कर रखने के लिए ये आवश्यक है कि उनको मुख्य धारा में जोड़ने के लिए पूरे देश का भ्रमण वो करें। इसके साथ ही इसमें कुछ ऐसे युवा भी थे जिन्होंने नक्सली हिंसाओं में अपने परिजनों को भी खोया है। ऐसे में ये आयोजन इन युवाओं को देश के बढ़ते विकास की तस्वीर को नजदीक से दिखाने और उनमें आत्मविश्वास बढ़ाने की पहल के तौर पर एक बड़ा कदम साबित हुआ। हमारे खेल, युवा और शिक्षा मंत्रालय की ओर से जो माई भारत टीम ने यहाँ 200 से ज़्यादा बच्चों को आमंत्रित किया है और ये बच्चों के जीवन के लिए एक महत्वपूर्ण क्षण है। आदिवासी जिलों से, नक्सल प्रभावित जिलों से आए हुए बच्चे यहाँ पर दिल्ली के गौरवपूर्ण इतिहास को, दिल्ली की गौरवपूर्ण परंपराओं को देखकर बहुत सीख कर जाएंगे, जो उनके जीवन में एक भारत श्रेष्ठ भारत की परिकल्पना को कामयाब करने, साकार करने का काम करेगा। दरअसल भारत सरकार की कोशिश है कि ऐसे आयोजनों के माध्यम से नक्सल प्रभावित इलाकों के युवाओं को मुख्यधारा से जोड़ने की प्रेरणा मिलेगी। नक्सली हमलों का दंश झेल चुके इन युवाओं के लिए न सिर्फ ये पहल आत्मविश्वास बढ़ाने का काम कर रही है, बल्कि भारत सरकार की कोशिश है कि आने वाले समय में देश के विकास में इन युवाओं का अहम योगदान भी हो। कैमरामैन अनिल ठाकुर के साथ दीपक सिंह रावत, डीडी न्यूज, दिल्ली। और यहाँ पे रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप बने रहिए समाचारों के साथ। सस्ते वाले दाल मसाले स्वाद हुआ बेकार। एमडीएच की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल। ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े। क्या निराला एमडीएच मसाला। सुनो, एक अच्छी इंश्योरेंस पॉलिसी एआई से पूछते हैं। एक ऐसी पॉलिसी जिसमें प्रीमियम पेमेंट हो लिमिटेड पर इनकम आती रहे लाइफ टाइम। LIC का जीवन उत्सव। एक ऐसी पॉलिसी जो दे होल लाइफ इंश्योरेंस कवर भी। LIC का जीवन उत्सव। वाह, चलो तो LIC की जीवन उत्सव पॉलिसी ही लेते हैं। मैं भी तुमसे यही कह रही थी।
LIC का जीवन उत्सव। लाइफ टाइम सेलिब्रेशन मनाइए LIC के जीवन उत्सव के साथ, फ्यूचर सेट है। जल्दी टिफिन पैक करो। राजू, मोबाइल छोड़ो। अरे दीदी वो बैंक का नंबर चाहिए, रिफंड ही नहीं आया है। मिल गया। अब भी कॉल करता हूँ दीदी। बिना नंबर जांचे? अक्सर जालसाज बैंक की नकली वेबसाइट और फर्जी नंबर से पैसों की धोखाधड़ी करते हैं। तो फिर सही नंबर? बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट या तो कार्ड। आपने तो बचा लिया दीदी। काम से नहीं। RBI कहता है सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव। 25 लाख का हॉस्पिटल बिल है, इतने पैसे कहाँ से आएंगे? पैसों की चिंता आप मत कीजिए पापा। मैम, सर का हेल्थ इंश्योरेंस क्लेम अप्रूव हो गया है। आप? पॉलिसी बाजार। हेल्थ इंश्योरेंस क्लेम में हमेशा आपके साथ पॉलिसी बाजार। 1 करोड़ का हेल्थ इंश्योरेंस सिर्फ 550 रुपए महीने से शुरू। ब्रेक के बाद स्वागत है। स्वतंत्रता आंदोलन के दिनों में देश के कोने कोने में राष्ट्रीय गौरव, देशभक्ति और एकता की भावना को जगाने वाला वंदे मातरम केवल एक गीत नहीं बल्कि भारत के स्वतंत्रता संग्राम की भावना, मातृभूमि के प्रति प्रेम और राष्ट्रीय एकता का एक जीवंत प्रतीक है। इस राष्ट्रीय गीत के 150 साल हो गए हैं। देश वंदे मातरम गीत के 150 वर्ष होने का जश्न मना रहा है। इस मौके पर डीडी न्यूज भी आपको बता रहा है वंदे मातरम से जुड़े कुछ अहम तथ्य अपने खास सेगमेंट वंदे मातरम में। वंदे मातरम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान राष्ट्रभक्तों के लिए सबसे ज्यादा प्रेरणा स्रोत गीत, जिसने न सिर्फ आजादी के आंदोलन के दौरान देश के कोने कोने में स्वाधीनता की अलख जगाई, बल्कि आज भी हर भारतीय के दिल में एक विशेष स्थान रखता है। इस गीत ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान बेहद महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और ये देशभक्ति का प्रतीक बन गया। वंदे मातरम का इतिहास भारत के स्वाधीनता आंदोलन के इतिहास से गहराई से जुड़ा हुआ है। स्वाधीनता संग्राम के दौरान वंदे मातरम गीत केवल एक गीत नहीं था, बल्कि देशभक्ति की भावना का प्रतीक और राष्ट्र जागरण का सबसे लोकप्रिय नारा था। स्वाधीनता आंदोलन के दौरान राष्ट्रभक्तों और स्वतंत्रता सेनानियों के लिए जहां ये एक संकल्प गीत था, तो वहीं आजादी के संघर्ष में जूझ रहे नौजवानों के होठों की अनिवार्य गूंज भी था। वंदे मातरम, वंदे मातरम। वंदे मातरम गीत के उद्देश्य, महत्व और देशभक्ति की भावना को देखते ही रविंद्रनाथ टैगोर ने पहली बार इसे 1896 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में गाया था और इसके बाद तो ये राष्ट्रीय जनमानस के दिलो दिमाग पर छा गया। वंदे मातरम गीत की ताकत देखने को मिली 1905 में, जब ब्रिटिश सरकार ने बंगाल को विभाजित करने का कुटिल निर्णय लिया। अंग्रेजों के इस बंग भंग निर्णय के खिलाफ शुरू किए गए स्वदेशी आंदोलन के दौरान वंदे मातरम सबसे प्रमुख नारा बन गया। वंदे मातरम 1905 के बंगाल विभाजन के विरोध में उठे स्वदेशी आंदोलन का सूत्रपात बना। इस गीत ने स्वराज, आत्मशासन और आत्मनिर्भरता की भावना को जन्म दिया, जो 120 वर्ष बाद आज भी उतनी ही प्रासंगिक है जितनी तब थी। वंदे मातरम से प्रेरित होकर अवनींद्रनाथ ठाकुर ने 1905 में भारत माता का प्रसिद्ध चित्र बनाया, जिसने राष्ट्रीय आंदोलन को नई दिशा दी।
इस गीत ने भारत को मातृभूमि के रूप में देखने की भावना जगाई, जो यूरोपीय देशों की पितृभूमि की अवधारणा से अलग थी। वंदे मातरम में भारत माता को सन्यासिनी के रूप में दर्शाया गया है, जो अपनी संतान को ज्ञान, अन्न, वस्त्र और धर्म प्रदान करती है। भारत माता का ये चित्रण और वंदे मातरम दोनों मिलकर स्वदेश को भारत की राजनैतिक, सांस्कृतिक और सभ्यगत पहचान के रूप में स्थापित करते हैं। यही नहीं, 20वीं सदी के आरंभ में वंदे मातरम ब्रिटिश आर्थिक नीतियों के विरोध का भी प्रतीक बन गया। अरविंदो घोष, लाला लाजपत राय और बाल गंगाधर तिलक जैसे नेताओं ने वंदे मातरम को एक जन घोष के रूप में इस्तेमाल करने का आह्वान किया, जिसे हर भारतीय ने सर आंखों पर लिया। दरअसल यूरोपीय देशों की संकीर्ण और बहिष्कारवादी राष्ट्रवाद के विपरीत भारत का राष्ट्रवाद समावेशी और सभ्यतागत है, और वंदे मातरम इसी भारत की अवधारणा को अभिव्यक्त करता है, जहां विविधता में एकता और आध्यात्मिक एकता दोनों निहित हैं। इसीलिए श्री अरबिंदो ने वंदे मातरम को भारत के उत्थान का मंत्र कहा। उन्होंने इस गीत की अपनी धुन भी बनाई, ताकि ये भारत के लिए एक शक्तिशाली और प्रेरणादायी मंत्र बन सके। अंग्रेजों की तमाम कोशिशों के बावजूद वंदे मातरम ने स्वतंत्रता संग्राम में न सिर्फ स्वदेशी की भावना को जगाया, बल्कि पूरे राष्ट्र को एकता के सूत्र में बांध दिया। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू ने इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर में एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया AAI के पेविलियन का उद्घाटन किया। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के इस पेविलियन में अत्याधुनिक ATC CNS कंसोल की सुविधा है, जो आधुनिक हवाई यातायात प्रबंधन में भारत के नेतृत्व को रेखांकित करता है। इस पेविलियन में हवाई अड्डा विकास और हवाई नेविगेशन सेवाओं में प्रमुख नवाचारों को भी प्रदर्शित किया गया है। इस मौके पर नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू ने विभिन्न इंटरैक्टिव पैनल्स का निरीक्षण किया और भारतीय विमानन परिदृश्य को आकार देने वाली तकनीकी प्रगति को समझने के लिए प्रमुख अधिकारियों के साथ चर्चा भी की। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की गाजा शांति योजना को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद से अहम मंजूरी मिल गई है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने अमेरिका द्वारा तैयार किए गए प्रस्ताव के लिए मतदान किया। प्रस्ताव के पक्ष में 14 वोट पड़े, जबकि विरोध में एक भी वोट नहीं पड़ा। इसके अलावा रूस और चीन ने मतदान में हिस्सा ही नहीं लिया। प्रस्ताव में अंतर्राष्ट्रीय सैनिकों की तैनाती शामिल है। वॉशिंगटन के 20 सूत्रीय फ्रेमवर्क में गाजा में संघर्ष विराम, पुनर्निर्माण और शासन के लिए पहला व्यापक अंतर्राष्ट्रीय रोड मैप का जिक्र किया गया है। इजराइल और हमास ने पिछले महीने इस योजना के पहले चरणों पर सहमति व्यक्त करते हुए 2 साल के युद्ध को रोक दिया था और बंधकों को भी रिहा किया था। वहीं अब UNSC की मुहर से ये प्रस्ताव एक ठोस अंतर्राष्ट्रीय आदेश में बदल गया है, जिससे ट्रांजिशनल अथॉरिटी के गठन का रास्ता और स्पष्ट हो गया है। ऑस्ट्रेलियाई ओपन सुपर 500 बैडमिंटन टूर्नामेंट आज से शुरू होने जा रहा है। एक बार फिर सभी की निगाहें शीर्ष वरीयता प्राप्त भारतीय बैडमिंटन की डबल स्टार जोड़ी सात्विक साईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी पर टिकी रहेगी। सात्विक चिराग की जोड़ी आज से सिडनी में शुरू हो रहे ऑस्ट्रेलियाई ओपन सुपर 500 बैडमिंटन टूर्नामेंट में सत्र का अपना पहला खिताब जीतने की कोशिश करेंगे। भारतीय जोड़ी सात्विक चिराग का पहला मुकाबला चीनी ताइपे के चांग कोची और पोली वेई से होगा। ऑस्ट्रेलियाई ओपन में लक्ष्य सेन का पहला मुकाबला चीनी ताइपे के सू ली यांग से होगा। HS प्रणय पहले दौर में कनाडा के ब्रायन यांग का सामना करते हुए पूरी लय हासिल करना चाहेंगे। 44वें भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में ऐसे उत्पाद भी आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं जिन्हें कचरे से बनाया जा रहा है। इंदौर के शरीफ खान बेकार पड़े चमड़े, कागज और अन्य कचरे से आकर्षक खिलौने बना रहे हैं। इनमें से कई जानवरों की आकृतियां तो मानो ऐसी लगती हैं कि बिल्कुल ही असली हो।
नेशनल अवार्डी शरीफ खान से मध्य प्रदेश के पंडाल में खास बातचीत की संवाददाता गिरीश निशाना ने। आइए आपको छोड़े जाते हैं इस बातचीत के कुछ अंश के साथ। मुझे मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार। 44वें भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में एक से बढ़कर एक उत्पाद देखे जा सकते हैं। काफी यहाँ पर लाइव डेमो भी हो रहे हैं। शरीफ खान भी इंदौर से आए हैं। क्या कहेंगे सर, किस तरह के उत्पाद बना रहे हैं आप? सर मैं लेदर टॉयज बना रहा हूँ और ये हमारा पुश्तैनी काम है और पूरे वर्ल्ड में सिर्फ इंदौर में बनता है। तो इस क्राफ्ट को जीआई मिला हुआ है और हम इस काम को पीढ़ी दर पीढ़ी चलाते आ रहे हैं और काम अंजाम दे रहे हैं। लेदर का क्या क्या सामान आप बना रहे हैं, किस तरह के खिलौने बना रहे हैं और कैसा लगता है आपको जब बनाते हैं, लोग देखने आते हैं? ये बड़ा अच्छा लगता है क्योंकि इनको एक नयापन लगता है कि कैसे बनता है। उनकी एक इच्छा रहती है ना कि हम देखेंगे बनता कैसे है। ये जो हम बनाते हैं, ये जो वेस्ट है आरआर वेस्ट, उससे बनाते हैं। इसमें जो पेपर की कटिंग जो वेस्ट होती है उसका हम यूज़ करते हैं। तार जो पुराना होता है उसका हम यूज़ करते हैं और कागज़ जो रहता है उसको पिसवा के उसका पल्प बना के उसको हम बनाते हैं, उसका यूज़ करते हैं। और इंदौर जो नंबर 1 है तो आरआर वेस्ट की वजह से हम जो कचरे से ही सामान बनाते हैं उसकी वजह से हमें इंदौर में अवार्ड भी मिला है। मध्य प्रदेश सरकार का मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि आज मेरे को यहाँ पर अपनी कला का प्रदर्शन करने का मौका मिला। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में लोग पसंद करते हैं, देश दुनिया के लोग आते हैं। उस समय कैसी फीलिंग आती है जब आपके बने उत्पादों को पसंद किया जाता है? सर में बड़ी खुशी होती है कि हमारे इस कला को ये लोग इतनी कद्र कर रहे हैं और हमें कई एक्सपोर्टर आते हैं, उससे हमें ऑर्डर भी मिलते हैं। यहाँ के जो लोग हैं वो भी हमारे से परचेज करते हैं और उनको एक नई चीज़ यूनिक लगती है कि भाई ये चीज़ हमने कहीं नहीं देखी। जो हम लेकर आए ये फर के टाइगर, लेपर्ड, हिरन, ये इन्होंने पहले कभी देखे नहीं, तो वो बहुत पसंद करते हैं और उसको खरीदते हैं। बिल्कुल सर, रियल देखने में लग रहे हैं कि क्या पीछे राज है? ये रियलिटी इसी की तो कला की वजह से तो हमें नेशनल अवार्ड मिला है। अगर हम इसमें नेचुरलिटी नहीं लाएंगे तो फिर इसकी कदर ही नहीं होगी ना। ये जो हमने बनाया, जैसे शेर बनाया, टाइगर बनाया, हिरन बनाया, ये गोट की बकरे की खाल से बनाया है। वो बकरे की खाल से हमने शेर बना दिया। यही तो कला है। ये थे शरीफ खान जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में आकर काफ़ी उत्साहित नज़र आ रहे हैं। उत्साहित इसलिए नज़र आ रहे हैं क्योंकि इनकी कला को यहाँ पर काफ़ी सराहा जा रहा है। कैमरामैन आनंद कुमार के साथ गिरीश निशाना, डीडी न्यूज, दिल्ली। झूठ से भी खतरनाक होता है अधूरा सच।